नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। जरिए आपको पता ही है कहाँ कहाँ से आप हम तक आ सकते हैं। बहुत सारे दरवाजे हैं, बस आपने कोई सा भी खटखटाना है और हम हाजिर हो जाएंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये दिल्ली से अनुज की कहानी है। भेजी है मुझे स्वाति ने, जो कि इनकी धर्मपत्नी है। और कमाल की बात आपको ये बताऊँ, पहले तो इन्हें ऐसा कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था भाई साहब को कि इस तरह का कोई चैनल भी है। वो तो स्वाति जो हमारी बड़ी बहन समान है, ये काफ़ी समय से जुड़ी हैं और ये हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपनी कहानी हम तक लाने की। तो ये मानिए कि इन्होंने हिम्मत जुटाई और कहानी हम तक आई। इसमें एक बहुत बड़ी बात आपको सीखने को मिलेगी आज की कहानी में कि अगर आपने बाबा शाम से अर्जी लगा रखी है तो भाई साहब दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, अर्जी तो पूरी होगी ही होगी। भले ही समय लग जाए, आज कल परसों या 2 दिन या 2 महीने, लेकिन ख्वाहिश जो है आपकी पूरी ज़रूर होगी, जो भी आपने बाबा से कह रखा है। अभी यहाँ आपको ना हल्की हल्की मुस्कुराहट सी आने लग गई होगी कि नितिन, क्या हमारी जो हमने अर्जी लगा रखी है ये भी पूरी होगी? बिल्कुल होगी। और मैं दावे से बोल सकता हूँ ये बात तो कि अगर आपने अपने ईश्वर से सच्चे दिल से कुछ भी मांग लिया तो भाई वो पूरा तो होगा। जो लोग ईश्वर ही नहीं मानते उनके लिए चमत्कार का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ, मैं तो मानता हूँ भाई ईश्वर भी हैं और चमत्कार भी होते हैं, और हाँ आज की डेट में भी। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। ऐसी कमाल की कहानी है जिसे सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वो लाइक वाला भी देख लेना है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। वैसे मैंने छोटा सा बोला था तो अब मैं पूरा ही बोल देता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर मैंने शब्द पहले लगा दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लाइक करना है, ना। अगर पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर कहानी में आपको मज़ा आया। और कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। अच्छा, मैं आपको इनके थोड़े से परिवार से मिलवा देता हूँ। बड़ा भाई और छोटा भाई जो है ये दोनों ठीक ठाक कमा रहे हैं। बड़ा वाला जो है उसके पास अपनी एक फैक्ट्री है और ऐसा नहीं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा आ रहा है, ओहो, मतलब काम चल रहा है, बढ़िया वाला चल रहा है। मिडिल क्लास से ऊपर है ये लोग, समझ गए? मतलब कि घर में 3-4 गाड़ियां हैं, जो एक्सट्रीम वाला रिच हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है हिसाब, पैसे से कोई समस्या नहीं है बड़े वाले के लिए। अब आओ मझले बेटे पे, यानी दूसरे नंबर का जो बेटा है। और मैं इनके चाचा ताऊ से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा क्योंकि उसमें कोई दिलचस्पी ना आपको है ना मुझे है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाबा शाम कैसे घर तक आए हैं। और ये जो मझला बेटा है ये एक प्राइवेट जॉब में बहुत ज़बरदस्त पोस्ट पे है, तो इसके भी पैर ज़मीन पर थोड़े कम ही रहते हैं। घमंड जो है वो दोनों भाइयों के कांधों पर सवार रहता है। सिर तक बस आने ही वाला है और अभी आएगा, ज़्यादा समय नहीं होगा, बस आएगा। अनुज की शादी को 3 साल हो चुके हैं। पहले साल तो बहू को बहुत मान सम्मान और प्यार और हर तरह से उससे पूछना, मतलब उसको काफ़ी अच्छा सा महसूस हो रहा था पहले साल तो, कि घर में इतने सारे लोग हैं और सब मेरी परवाह बहुत करते हैं। दूसरे साल थोड़ा सा ये प्यार कम हो गया, मान सम्मान मिलना थोड़ा सा कम हो गया। और तीसरे साल तो ये मानिए कि जैसे कि अपने ही घर में ये किराएदार हों। अम्मा बाबूजी जो हैं वो ये मानिए कि बड़े बेटे और मझले बेटे के बीच में आ नहीं सकते। मतलब ऐसा ना, बेइज्जती सबके सामने कर देते हैं तो वो कोई फ़ायदा है नहीं बीच में बोलने का। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि छोटा वाला बेटा जो है ये कोई ना कोई काम तो ऐसा करे जिसमें इसको भी कुछ आमदनी हो, कुछ फ़ायदा हो। सबके सामने एक तरह से इसकी बेइज्जती हो जाती है। बहू के लिए भी उल्टा सीधा बोल देती है बड़ी वाली बहू जो है, और मझली बहू जो है, दोनों मिलकर छोटी बहू के लिए बहुत कभी कभी ख़राब बोल देते हैं, जो कि नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना 4 बर्तन होते हैं तो थोड़ी आवाज़ हो ही जाती है। और जॉइंट फैमिली में तो 4 की जगह कभी कभी 14 बर्तन भी होते हैं, कभी 20 बर्तन भी होते हैं, तो आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इनके यहाँ ये मानिए कि बर्तन ने
आवाज़ कंटिन्यूसली करना शुरू कर दिया है। लगातार इनके घर में आए दिन तू मैं टाइप का कुछ होना शुरू हो गया है। और ये किस वजह से हो रहा है कि ये जो बड़ा वाला भाई है अपने छोटे भाई को एज अ नौकर अपने साथ लेकर जाता है। ठीक है, जैसे नौकर को ले जाते हैं ऐसे ये लेकर जाता है। भाई के साथ वहाँ ऑफिस में रहता है। भाई कहता है फाइल यहाँ दे आ, वो फाइल वहाँ ले आ, मतलब इस तरह का काम कर रहा है जो कि कोई भी आदमी इसे मिल सकता था अगर किसी को ये जॉब पर रखता। भाई को अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठाता, फैक्ट्री का काम समझाता और थोड़ा उसको इज्जत दिलवा पाता। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये अपने भाई को नौकर की तरह रख रहा है। अब इसे कहानी को ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि आज सबसे बड़ी वाली जो बहू है इनका जन्मदिन है। ये सभी लोग आज एक अच्छे से होटल में खाना खाने जाने वाले हैं। इनके घर में गाड़ी, मैंने बताया कि बड़े वाले पे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां हैं इसके पास, और छोटा वाला भी अपनी एक गाड़ी रखता है। और जो सबसे छोटा है इसके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, जब शादी हुई थी तो तोहफे में ससुर जी ने एक मोटरसाइकिल दी थी, लेकिन यहाँ गाड़ियों की बात हो रही है तो मोटरसाइकिल को भी साइड ही कर देता हूँ। सभी लोग तैयार हुए हैं और चाचा ताऊ भी चल रहे हैं और पूरा परिवार, पूरा खानदान एक तरह से एक बढ़िया से होटल में पहुंचा है। अब पता है आपको, जब आप किसी होटल में पहुंचते हैं तो वहां पर सर्व करने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं जो कि आपसे ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, और आपको खाना अच्छे से खिलाते हैं, सर्व अच्छे से करते हैं, बाद में वो बिल भी लेकर आते हैं और आप आराम से बिल देकर, मतलब ये एक नॉर्मल सा है। लेकिन ऐसा नहीं होता होगा जैसा मैं बताने वाला हूं। सभी लोग आकर बैठ चुके हैं, छोटी वाली बहू भी बैठी है और बड़ी वाली बहू को सभी लोग तोहफा दे रहे हैं। कोई कुछ दे रहा है, कोई मतलब महंगे महंगे तोहफे दिए जा रहे हैं। वहाँ केक के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि हम यहीं केक कटिंग करेंगे, और वो भी लोग अरेंज कराते हैं। होटल में सभी कुछ हो ही जाता है। रेस्टोरेंट जो था बढ़िया है और ब्रांडेड है, और ये दिल्ली की बात है। जब केक कटिंग हो जाती है और सभी को केक सर्व किया जा रहा होता है तो ये सबसे छोटा वाला कर रहा है। वहाँ जो वेटर थे उन्होंने बोला कि सर हम कर देते हैं, तो बड़े वाले भाई ने मना कर दिया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपना है। क्या बोला इसने? ये वो शब्द हैं जो कि धर्मपत्नी ने सुनकर अपने दिल पर छाप दिया। आप समझ रहे हो कि मैंने क्या बताया आपको? नहीं समझे तो एक बार फिर से सुन लो इस बात को। जब ये सबको केक दे रहा था और ये हंसते मुस्कुराते केक दे रहा है सबको, सबके पास जो बाउल हैं वो पहुंचा रहा है, तो एक वेटर ने ये कहा कि मैं कर देता हूं सर, आप बैठिए, हम सर्व कर देते हैं। तो बड़े वाले भाई ने ये बोला कि हम अपने साथ अपना लाए हैं। ये पहली बात। जब ये सर्व कर रहा था तो जो आगे टेबल थी उनकी टेबल मतलब उनका जो चेयर था और इनकी जो धर्मपत्नी है उनका जो चेयर था वो बहुत नज़दीक था। तो ये घूमकर जब सबको केक दे रहा था तो बीच में गैप कम था, तो अपनी पत्नी से बोलता है कि थोड़ा सा आप चेयर अंदर की तरफ कर लो तो मैं निकल जाता हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सबको केक मैं दे देती हूँ। ये पत्नी जो है ये समझ चुकी है कि यहाँ हम बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुरा रहा है कि भाभी वैसे केक कितना अच्छा है ना, मतलब इसे पता ही नहीं बेचारे को कि भाई जितना तुझे जलील करता है उससे ज़्यादा आज यहाँ सभी के सामने भाभी ने जलील करा है। और उस पर 4 चांद भाई ने लगा दिए। वो जो शब्द थे वो भाई के थे, और ये जो काम दिया गया है ये भाभी के थ्रू दिया गया है। वैसे काम करने में कोई बुराई नहीं थी, आप अपनों के लिए कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं और सर्व करने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन वो शब्द साफ कर गए कि इसे सर्व करने को, इसे केक सबको देने के लिए क्यों करा गया था, और ये घर से सोच कर आए थे। अब धर्मपत्नी ने बाकी सभी लोगों को वहाँ से जब केक देना शुरू करा तो गलती से इससे वहाँ रखा गिलास छलक गया, और उसका पानी, ये जो इनकी मजली बहू हैं, बड़े से छोटे वाला भाई है, उसकी जो धर्मपत्नी है, उनकी साड़ी पर थोड़ी बहुत छींटें आ गई। साड़ी महंगी थी। उन्होंने सभी के सामने बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इनको बेइज्जत किया। यहाँ पति अब ये शांत हो गया है। जो अभी तक मुस्कुरा रहा था, जो कि बर्थडे एंजॉय कर रहा था, अब इसे यहाँ बुरा लगा कि ये गलत हो रहा है। जब तक इसकी बेइज्जती हो रही थी इसे कुछ नहीं समझ आ रहा था,
लेकिन जब अपने धर्मपत्नी पर बात आई तो इसे बहुत जल्दी समझ आ गया। ये एकदम क्या बोलता है कि भाभी आप थोड़ा सा आराम से बात करो, हम होटल में, आप क्या क्या बोल रही हो, और इनके मम्मी पापा तक को आप ये सब बोल रही हो, थोड़ा सा आराम से। तो भाई खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब तू सिखाएगा कि बात कैसे करनी है। अगर मैं अभी बोल दूं तो कल से नौकरी से निकल जाएगा तू। और ये सब लोग हंसने लग गए। तो बड़े वाले ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। कह रहा नहीं नहीं भैया, कल ही निकाल इसे, मतलब कल ही निकाल इसे नौकरी से। तो बड़े वाले ने हंसकर क्या बोला, अरे मैंने रखा ही कहाँ है जो कि निकालूं। और सब लोग हंसने लग गए। अब उसने जो केक का प्लेट पकड़ रखा था, सबसे छोटी वाली बहू ने वो रख दिया, आंसू पहुंचे और वहां से बाहर के लिए चल दी। अपनी धर्म पत्नी की आंखों में आंसू देख ले वो मर्द कैसा। वो भी खड़ा हुआ और वहां से चल दिया। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया। इन दोनों ने उस बात को इग्नोर करा और अपने कदम से कदम मिलाकर उस होटल से बाहर आ गए। आज ये दोनों दुखी हैं, परेशान हैं, और इनका कोई भी एक तरह से सहारा नहीं है जो कि मदद कर दे। लेकिन अब याद करो वो लाइन, हारे के सहारे बाबा शाम हमारे। ये दोनों रोते हुए उस होटल से बाहर निकल रहे थे। तभी कोई अच्छे से कपड़े पहने हुआ सेठ, एकदम मतलब जिसके चेहरे पे क्या चमक बताऊं मैं आपको, वो अंदर आ रहा था। तभी उसने इन दोनों को रोते हुए बाहर आते देखा, रोक दिया। एक मिनट, क्या हुआ? आपसे यहाँ किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं हम चलेंगे, आप जाइए। नहीं नहीं एक मिनट, मेरे होटल में इस तरह से, एक मिनट आप रुको, आपका होटल है? नहीं, आपसे किसी ने गलत बर्ताव किया है, आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ। भाई गलत बर्ताव उसने तो वेटर या मैनेजर उन सभी के लिए पूछा था। धर्मपत्नी ने रोते रोते बोल दिया कि हाँ बाबूजी, हमारे साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं मालिक हूँ इस होटल का। बेटा बता तो सही, किसने क्या कहा है तुझे? तो उसने कहा नहीं नहीं ये घर की बात है, आप जाइए। उसने कहा नहीं नहीं मुझे बताओ तो सही, बाबूजी बोला है तो मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमने मान सम्मान दिया है, और बाबूजी पिता समान होते हैं। अपने पिता को नहीं बताएगी बिटिया क्या हुआ है मुझे बता। जब आदमी, मैंने पहले भी बोला है, परेशान होता और आंसू साथ होते हैं ना, तो सामने वाले को अपना मानकर सभी कुछ बता देता है। इन्होंने दिल खोलकर अपनी सारी बात बता दी। उन्होंने कहा अच्छा, और उस वजह से तुम मैदान छोड़कर भाग रहे हो? हम समझे नहीं। अरे ऐसे तो उन्हें मौका मिलता रहेगा और तुम अपनी बेइज्जती करवाते रहोगे। हम क्या कर सकते हैं? क्यों, क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता तू? और एक बात बता दूं, जो आदमी अपने आप से ये बोल दे कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। और जिसने ये ठान लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो उसे फिर रोकने वाला कोई नहीं है। तुझे पता है ये होटल बनाने में मुझे कितना समय लगा? बहुत साल लग गए होंगे, बहुत बड़ा होटल है। सिर्फ 3 महीने, 3 महीने में, मतलब आप ऐसा, बड़ा अजीब लगा तुझे? 3 महीने लगे हैं मुझे, और तू सोच रहा होगा ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है। मेरी गाड़ी में देख रहा है ये कौन है? गाड़ी में बाबा शाम की उसने बहुत प्यारी एक, मतलब ये मानिए कि खुद ऑर्डर दे के बनवाई हुई मूर्ति रखी हुई थी। मैं पहचान नहीं पा रहा, पगड़ी पहने हुए शायद बंसी वाले हैं? नहीं बंसी वाले नहीं है, ये उनका रूप ही समझ लो। ये है खाटू श्याम बाबा। और रही बात कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये बैठे हैं ना, ये लिख के आते हैं। और तुझे यकीन नहीं हो रहा तो एक बार इनका दामन पकड़ और फिर देख, तेरी दौड़ ऐसी होगी कि तेरे घर वाले पीछे छूट जाएंगे। तुझे अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपने बाबा शाम पर भरोसा करना होगा। और मेरे पास एक, रुक जा एक मिनट, तेरे लिए कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ है मेरे पास। ड्राइवर ने कहा कि सर आप जाइए, मैं दे कि नहीं नहीं तू बीच में नहीं बोल अभी, वरना तुझे भी पता है मैं डांट लगा देता हूँ। अब उसने हाथ जोड़ दिए कि नहीं नहीं मुझे पता है, और मुझे तो इनसे प्यारे मालिक ही नहीं मिल सकते। पूरे दिन मुझे डांटते हैं, लेकिन मेरे को मतलब रात में खाना हजम नहीं होता अगर मुझे डांटना पड़े। वो गाड़ी में उधर से घूम के गए और वहाँ से एक इतना बड़ा सा बैग लेकर आए। ठीक है, अब वो बैग लेकर आए, बैग इनके सामने उन्होंने चेन खोली है, तो उसके अंदर कुछ पैसे थे, मतलब अच्छी खासी अमाउंट थी। और उसमें एक बड़ा सा, मतलब एक रेड कलर के कपड़े में लिपटा हुआ एक कुछ सामान था और कुछ फाइल्स वगैरह थी। उसने नोटों से भरा बैग ज़मीन पर ही डाल दिया कि ये सब अरे छोड़, और वो लाल वाली चीज़ बाहर निकाल ली।
लाल कपड़ा हटाया और उसमें से बाबा श्याम की एक फोटो बहुत प्यारी और एक मूर्ति और एक किताब। ठीक है, ये है भाई, ये तेरे लिए है। और किताब ये जो है छोटी सी, इसमें बाबा श्याम की मैंने अपने मन से जो सबसे मुझे पसंद है, सबसे, वैसे तो सारी अच्छी हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो मैंने चांदी में मढ़ाकर इस किताब में, मतलब किताब बोल रहा हूँ लेकिन एक तरह से होता है ना कि हम पर्स में रख सकते हैं, इतनी छोटे साइज़ की जो बनती है वो है। ये मंदिर में रखने के लिए तस्वीर है, और अगर बेटा जहाँ तू काम करता है वहाँ रखना चाहे तो ये मूर्ति भी है। नहीं, मैं कहीं काम नहीं करता, मैं, नौकरी नहीं है मेरी। अभी वही बताया ना आपको, बेटा घर के मंदिर में रख सकता है, वो पूछना पड़ेगा माताजी से और बड़े भैया से, उनके कहने से ही हम मंदिर में मतलब आते हैं। तू अपने घर के मंदिर तक भी नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया बेटा, घर के अपने कमरे में रख सकता है ना? हाँ, वहाँ रख सकता हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये जो मैंने तेरे को छोटा सा कैलेंडर दिया है जिसमें बाबा श्याम की मैंने चांदी में बनवा रखी है, इनको रख अपने पर्स में और बाकी दोनों को अपने कमरे में रख ले। कर पाएगा? हाँ हाँ जी बिल्कुल रख सकता हूँ। अभी तक कहानी आपको कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। आपको पता ही अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह, और ये शेयर ज़रूर करना। नीचे शेयर का बटन है ना, उसे दबाइए, व्हाट्सएप वगैरह पे जहाँ आपको भेजना ज़रूर भेजिएगा, और बाबा के भक्तों तक तो पहुँचनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि इससे ये कहा कि जब तू ये तीनों काम कर लेगा उसके बाद हफ्ते भर में तेरे पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि तुझे पता चलेगा बाबा तेरे तक आ चुके हैं। बाबा से अरदास लगाना ना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बस अपने दिल की बात इनके सामने आकर बोल दो, हो गई बात पूरी। और बाबा की आरती, नहीं कुछ नहीं करना तुझे, जय श्री श्याम, बात खत्म। उसके अलावा तुझे और कुछ करना ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे को 15 दिन बाद यहीं मिलूंगा और मेरे दिमाग में तेरे लिए कुछ है। तू पढ़ा लिखा है और तुझे ऐसी जगह तो नौकरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जहां पर तेरा मान सम्मान नहीं, 2 पैसे कम सही लेकिन इज्जत जरूरी है मेरे भाई। जा बेटा अब, और कहे तो मैं घर छुड़वा देता हूं। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। अब जब ये बोलकर चले हैं तो चलते चलते ना उस आदमी ने अपना पर्स खोल कर देखा, मतलब कि किराए के लायक मेरे पास पैसे हैं या नहीं है। इन्होंने वो चीज़ देख ली, अपने ड्राइवर को इशारा करा और कहा कि गाड़ी ले वापस घुमा और इनको बच्चों को घर तक छोड़ के आ। वो रुक गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल जाएगा ये, और इसका घर भी उस साइड ही है, ये तुम्हारे को छोड़कर अपने घर चला जाएगा। आपका घर उधर ही है? हाँ हाँ मैं वहीं रहता हूँ। अच्छा किधर? अरे आप बैठो तो सही, मैं देर हो जाएगी, मुझे घर जल्दी जाना है, आप बैठो। उन्हें बैठाया और ले गए। अब वो लोग तो, बड़े लोग तो वहाँ पार्टी चल रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब ये मालिक होटल के अंदर आए हैं, आने के बाद इन्होंने उन सभी को देखा और उनके व्यवहार से पता पड़ रहा है कि कितने सभ्य पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसे भोले भाले इंसानों को बेइज्जत करके बाहर निकाल कर खाना खा रहे हैं, मज़े से पार्टी चल रही है। इंसान की जेब में पैसा ना होना तो भाई साहब हर कोई बेइज्जती करके चला जाता है, और जहां आपकी जेब में पैसे आ गए, थोड़ी सी खनक हो गई, तो ऐसे ऐसी जगह से मान सम्मान मिलने लग जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नए नए रिश्तेदार उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब ऐसे उत्पन्न होते हैं कि जैसे चिराग घिसने से वो निकल आता है, ऐसे ही रिश्तेदार निकल आते हैं। बस पैसा होना चाहिए। पैसा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो हर कोई हाथ पीछे कर लेता है। उनके हाथ भरे होंगे, दोनों जेबों में, दोनों हाथों में खूब होगा, लेकिन आपको देने के लिए एक सिक्का नहीं निकलेगा। ऐसा होता है मेरे भाई। अब ये लोग अपने घर पर आ गए हैं और वहाँ उन सबका अपना बर्थडे चल रहा है। आज ये दोनों बहुत रोए हैं, लेकिन इसके मन में एक बात है जो कि किसी से नहीं कर पा रहा। धर्मपत्नी ने पूछा कि तुम कुछ ना कुछ है जो कि बता नहीं पा रहे हो। तो उसने कहा कि मेरा एक मित्र है, वो बस बेच रहा है, मतलब एक छोटी बस है उसके पास, और मैं चाहता हूं कि मैं वो बस ले लूं और मैं बस चलाऊं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब, नहीं, लाइसेंस वगैरह सब हो जाएगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है बस। और मैं घर से थोड़ा दूर चलाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ सभी का मान सम्मान है, बेइज्जती ना हो, किसी को बुरा ना लगे। तो इसमें आप सोच क्या रहे हो? आप वो गाड़ी कितने की है जो वो बेच रहा है? वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे ये भी बोल दिया कि भाई तू गाड़ी ले ले और धीरे धीरे करके मुझे पैसे देता रहियो, मुझे ऐसी कोई दिक्कत है नहीं।
तो आप फिर देर किस बात की? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सभी से एक बार पूछ लेता। अगर सबने मना कर दिया तो आप नहीं चलाओगे? सबसे पहले तो आपने मुझे ही नहीं बताया, मेरे पे भरोसा नहीं। नहीं, मैं तुम्हें तब बताता जब सब लोग हाँ कर देते, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सबसे पहले बता देता और सब मना कर देता तो तुम्हारा दिल टूट जाता। नहीं, जो आज हुआ उससे ज़्यादा तो गलत हो ही नहीं सकता। आपको कोई कहे या नहीं कहे कि आप गाड़ी चलाओ या नहीं चलाओ, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। अब यहाँ ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं बड़े लोगों के आने का। वो लोग आते हैं तकरीबन 1:45 के आसपास। अपना थोड़ा डिनर के बाद इधर घूमना वूमना हो रहा होगा, पता नहीं। घर पे है तो सही, ये दोनों घर की देखभाल करने वाले। अब जब वो घर पर आए हैं तो इसने डायरेक्ट ही सवाल कर लिया कि भैया मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो सब लोग हंसने लगे। अरे बात इतनी बुरी लग गई भाई साहब को कि इनकी आंखें खुल गई हैं। क्या करेगा भाई, कहाँ छुपा हुआ है तेरे पास पैसा, हमें भी बता दे। और सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका। स्थिति इसकी इतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें जवाब दे दे, क्योंकि पैसे से देखिए जवाब दिया जाता है और वो इसके पास है नहीं। जो बड़ी बहू है उसने फिर से मजाक उड़ाया, बदतमीजी करी, शब्द खराब लिए और अम्मा बाबूजी चेहरा नीचे करके अपने कमरे तक चले गए। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्हें तो अगर कोई ये बोल देना कि आपको घर से हम अभी निकालते हैं, अपने छोटे वाले बेटे को आप लीजिए और निकल जाइए, तो वो 1 मिनट ना लगाएं। लेकिन छोटे वाले के सिर पर छत, ये मानो कि इनकी वजह से ही है, वरना ये लोग तो उसे बाहर निकाल दें और वो जो होता है ना कि प्रॉपर्टी में तेरा में, उसे तो नहीं मिले कुछ भी। ये तो अम्मा बाबूजी हैं जो कि वो बेचारा यहाँ रह पा रहा है। उन्होंने, किसी ने भी कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो हाँ ही समझ ले। ये सीधा अम्मा बाबूजी के कमरे पे गया और वहाँ जाकर उसने अनुमति मांगी कि मैं ऐसे ऐसे बस चलाना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुए कि बेटा हमें बहुत खुशी है कि तू इससे हटकर कोई काम कर रहा है, क्योंकि तेरी इतनी बेइज्जती ये कर रहा था, लेकिन हम तेरे लिए आज खुश हैं कि अब तू अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। यानी आपको कोई बुराई नहीं लग रही इसमें? बेटा बुराई कैसी, और गाड़ी चला रहा है तो इसमें क्या शर्मिंदगी क्या है कि मैं पास चलाऊंगा या दूर चलाऊंगा? अरे तू कहीं भी चला, तेरा काम है। ये लोग नहीं जाते अपनी गाड़ी में, ऐसे तू भी अपनी गाड़ी में जाएगा, क्यों घबराता है? अब यहां तो परमिशन मिल गई। धर्मपत्नी से कहा कि कल सुबह मैं वो गाड़ी लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। ठीक है। ये सुबह सुबह भाई साहब 6 बजे ही नहा धोकर पहुंच गया अपने दोस्त के। तो उसने भी देखिए दोस्ती निभाते हुए गाड़ी की मतलब जितनी हो सके उसने साफ सफाई करवा के, बहुत अच्छे से करा के वो गाड़ी उसके लिए तैयार कर रखी थी। मिनी बस थी, ठीक है। उसका डीजल वगैरह फुल करवा दिया और दोस्त को बोल दिया कि भाई 2 महीने तक तो पैसे दियो मत मुझे, ठीक है। 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीना तो काम समझने में और आमदनी आने में लग जाता है मेरे भाई। मैंने किया ये काम इसलिए मुझे पता है, बस अब मैं इससे थोड़े बड़े उस पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं छोटी गाड़ी निकाल रहा हूँ। उसने कहा भाई 2 महीने? कह रहा है हाँ मुझे 2 महीने चाहिए ही नहीं, 2 महीने तू ऐसे ही चला ले मेरे दोस्त, उसके बाद शुरू करेंगे। ऐसे दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं जो कि सामने वाले दोस्त पर पैसा ना हो तब भी दोस्ती निभाते हैं। ऐसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कहानी में है। अब होता क्या है कि ये भाई साहब घर लेकर आते हैं तो घर पर हर किसी को बुरा लग रहा है। घर के सामने क्या कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, ये हटाओ यहाँ से, सामने से देख नहीं रहे हो कैसी कैसी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये क्या लाके खड़ी कर, हटाओ इसे। लेकिन धर्मपत्नी अंदर से पूजा की थाली लेकर आती हैं, अम्मा बाबूजी साथ आते हैं, गाड़ी पर सतिया बनाया जाता है, गाड़ी की पूजा होती है, अम्मा बाबूजी नारियल फोड़ते हैं और साइड में यही जो इनकी धर्मपत्नी है नींबू मिर्च बांधती हैं। अंदर सब लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी ले आया भाई, ओहो अब तो इससे पैसे ऐसे आएंगे कि बस रखने की जगह नहीं मिलेगी, और ऐसा होगा और वैसा होगा, ना जाने कैसा होगा। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ बधाई दे रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही ये गाड़ी में बैठा है अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद लेकर, तो धर्मपत्नी भागती हुई घर में अंदर गई और वापस आई है। इशारा करती है कि अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। अब वो रुक गया कि ना जाने मैं क्या भूल गया। तो वो जो बाबा शाम की मूर्ति दी थी वो लेकर आई है कि बस मैं ये बीचों बीच लगा दो, ये बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, जैसा उन्होंने बताया था ना कि सब ठीक हो जाएगा। ये घर में जितने भी लोग हैं इनमें से किसी को नहीं पता कि मूर्ति किसकी है, पहली बात।
अब बाबा श्याम की इसने मूर्ति रखी है और बस घर से 3 या 4 मकान ही चली थी, तभी एक भाई साहब ने इशारा करके रोक लिया कि बेटा आप कहाँ तक जाओगे, ये कौन से रूट की है। उन्होंने कहा अभी तो मैं बस स्टॉप पे जा रहा हूँ और वहाँ से रूट वगैरह फाइनल होने वाला है, आपको कहाँ जाना है। मैं बेटा बस स्टॉप तक ही जाऊँगा, क्या बैठ जाऊँ। हाँ हाँ आइए ना, कितने रुपए लगेंगे। अभी मेरे को पता नहीं है कितने लगते हैं, ये बहुत सीधा साधा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जितने भी लगते हैं उसमें तेरे को 10 रुपये बढ़ा के ही दूंगा। ऐसा सीधा साधा भोला इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा, कि मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पर ले जाने के कितने पैसे बनते हैं। मैं किसी को अपने साथ रखूँगा, वो बताएगा मुझे, थोड़ा सा मुझे इस बारे में ज्ञान कम है। बेटा बहुत प्यारा है। और जय श्री श्याम, उसने कहा जय श्री श्याम आप जानते हो। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, सेठ जी चल रहे हैं तेरे साथ तो तुझे कोई समस्या कभी नहीं होगी बेटा। सेठ जी, हाँ हम तो इन्हें सेठ जी कहते हैं, बहुत से लोग भगवान जी कहते हैं या श्याम बाबा बोलते हैं, हमारे तो ये सेठ हैं। सेठ बोलते हैं, अच्छा लगता है। अरे बहुत अच्छा लगता है, हमारे सेठ जी को तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे घर में सेठ को देखेगा ना तो कहेगा कि क्या कमाल के सेठ जी हैं। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है ये मूर्ति। ये कहाँ खरीदी? नहीं, ये मुझे किसी ने दी है, तोहफे में दी है। भाई तू बहुत किस्मत वाला है कि तेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो कि सेठ की मूर्ति देते हैं, वरना आज की डेट में तो कोई पता ना क्या क्या गिफ्ट देता है। अब ये 2-3 कदम और चली है बस, और भाई साहब उसके बाद तो पब्लिक ऐसे चढ़ने लग गई कि जैसे कि इस रूट पर सभी लोग इसका इंतजार कर रहे थे। बस गचागच भर गई भाई। और सबसे उसने एक ही बात कही कि मैं बस स्टॉप तक जाऊंगा और मुझे नहीं पता कि आप जहां तक जाओगे वहां का क्या किराया बनता है। ये बक्सा रखा है, जिसका जो मन हो आप इसमें अपने जितना भी किराया बनता था उतना डालकर चले जाना। और एक भी ऐसा आदमी नहीं आया उस बस में जो कि वैसे ही चढ़कर और वैसे ही निकल गया हो। उन सब ने मतलब इतना प्यारा इंसान कभी नहीं देखा। और जो दिल्ली के लोग होंगे जो अभी कहानी सुन रहे हैं, उन्होंने शायद ये सुना भी होगा कि एक ऐसी बस चली थी कुछ समय पहले, जिसमें उस आदमी ने पैसे ही नहीं मांगे, जिसका जो मन है आप पैसे देकर जा सकते हो। भाई साहब ये बस स्टॉप पहुंचा है, वहां पर न जाने क्या बात रही क्या नहीं रही, इसे एक तरह से परमिशन उस तरफ चलाने के लिए नहीं मिली। लेकिन हाँ, आज आमदनी तो इतनी हो गई कि डीजल वीजल का सब कुछ। ये घर आया, बहुत उदास है। अब जब ये वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर रहा था तो देखा कि घर पर एक बहुत ज़्यादा ही लंबी चौड़ी सी गाड़ी खड़ी है। पहचानने की कोशिश करता है, अरे ये तो उन होटल वाले सेठ जी की गाड़ी है शायद, ये यहाँ पर कैसे खड़ी है। हो सकता है उनका ड्राइवर आसपास कहीं हो और गाड़ी हमारे घर पर खड़ी कर दी हो। कोई बात नहीं, ये अपनी मिनी बस को इधर उधर जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ लगा कर आया घर पर, तो देखता है कि सभी लोग एक तरफ खड़े हैं और ये जो बड़े सेठ जी हैं इनके पास इनका ड्राइवर खड़ा है और धर्मपत्नी इनकी तरफ खड़ी है, और न जाने सबका चेहरा मुरझाया हुआ सा क्यों है। अब ये अंदर आया कि बाबूजी आप कैसे, आजा आजा बेटा। अच्छा मैं ये पूछ रहा था बेटा तेरा कमरा कौन सा है। हाँ आओ ना, बैठते हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ तो ये बड़े लोगों का ड्राइंग रूम है, तेरा वाला कमरा कहाँ है। वो साइड में है बाबूजी। चल चल वहाँ चलते हैं। अब सब लोग देख के हैरान कि भाई इतना बड़ा सेठ, मतलब क्या लंबी चौड़ी गाड़ी, और इसे कैसे जानता है। वहाँ पहुँचने के बाद कहते हैं कि और क्या करा तूने इतने दिन, क्या रहा, आज कहाँ गया था। सारी बातें पूछी जैसे कि एक पिता अपने बेटे से पूछता है कि भाई पहले दिन नौकरी पे गया था, क्या रहा क्या नहीं रहा। उसने सारी बात बताई। धर्मपत्नी ने कहा कि बाबूजी मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ अभी जल्दी से, बहुत अच्छी सी। उन्होंने कहा ठीक है बना बेटा, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसी खबर है जिसे सुनकर एक कप चाय तो बनेगी। क्या खबर है बेटा, पहले चाय आ जान दे, अब तो तभी बताऊंगा। थोड़ी देर बाद जी चाय आ गई। पूछा गया कि जी क्या है अब तो बताओ। कि बेटा मैं आज सुबह अपनी गाड़ी से जब जा रहा था तो मैंने तुझे बस में देखा था और मैंने तभी ये फैसला कर लिया कि मैं आज शाम को तेरे से मिलने आऊँगा। अच्छा आप उस तरफ से निकले थे। हाँ बस स्टैंड से पहले बेटा एक जगह हम आमने सामने से निकले थे, मैंने तुझे पहचान लिया था। वो अलग बात है कि तूने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा, सच में मेरा ध्यान नहीं गया। कोई बात नहीं बेटा, हम सभी लोग खाटू श्याम जा रहे हैं और हमको लेकर जाएगा तू। आप पे तो अपनी गाड़ियाँ हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम तेरी गाड़ी से जाएंगे। अगर लेके जाएगा तो हम किराया भी अच्छा देंगे। आपको मैं लेकर जाऊंगा तो मैं किराया क्यों लूँगा,
आपने उस दिन हमारे को इतनी मदद करी, मैंने तो कोई मदद नहीं करी। मैंने बस ये कहा था कि जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता उसकी बेइज्जती दुनिया करती रहती है। जो अपने ऊपर भरोसा करेगा तो उसकी बेइज्जती कौन करेगा? सामने वाले को बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे आदमी को झुकाने के लिए जो ये कहता रहता हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसे अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हाँ, मैं लेकर जाएगा कि नहीं जाएगा बस ये बता दे। हाँ हाँ बिल्कुल लेकर जाऊंगा। कहाँ है ये? खाटू श्याम दरबार। बेटा ज़्यादा कुछ नहीं, दिल्ली से चलेंगे, राजस्थान पहुंचेंगे और बस हंसते खेलते हो जाएगा। रात में निकलेंगे, सुबह दर्शन करेंगे, दोपहर में से वहां से वापस करेंगे, रात को घर। ठीक है जी, पक्का? हाँ। कब चलना है? बेटा अभी 1 घंटे बाद। हैं जी? हाँ, थक गया होगा ना तू, लेकिन क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा। अब वो हंसने लगा। नहीं नहीं, थकान की कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल चलता हूँ, बताइए कहाँ आना होगा। उन्होंने अपने बंगले का नंबर बता दिया कि वहाँ से चलेंगे सब लोग। और हाँ, अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर चलना। पता लगा तू तो बाबा के दर्शन कराया और ये रह गई घर पर। दोनों को साथ दर्शन करने चाहिए, फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। अब वो तो इतना कहकर चले थे, तभी उसने पीछे से आवाज़ दी कि अच्छा बाबूजी, एक बात पूछ रहा था, क्या बाबा को हम सेठ जी बोल सकते हैं? उसने कहा अच्छा, यानी आज तू किसी ऐसे से मिला है जो कि हमारे बाबा को सेठ जी बोलता है। हाँ हाँ बेटा, ऐसे बहुत हैं जो बाबा को सेठ जी बोलते हैं। और हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि कौन मिला होगा, वो सेठ जी ही बोलता है। शायद वो हो सकता है, क्योंकि भाई दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन अंदाज़ा लगाया मैंने, बस में देख लियो, अगर वही हुआ तो आज मिलेगा ज़रूर, वो हमारे दोस्तों में आता है। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये और धर्मपत्नी तैयार हुए, अम्मा बाबूजी से लिया आशीर्वाद और निकल गए जी बाबूजी वो बड़े भाई साहब के घर पर जाने के लिए। वहाँ देखा तो काफ़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई साहब, एक से एक लग्जरी गाड़ी। लेकिन सब लोग ये मानो कि इसका व्यापार शुरू करने के लिए वो अपने इस आराम को पीछे छोड़कर जा रहे हैं, वरना सब पे अपनी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सभी लोग जितने उस बस में आ पाए आए और बाकी सब अपनी लग्जरी गाड़ी में आ रहे थे। लेकिन हाँ, इसकी बस पूरी भरी हुई थी और इस बस में वो भी चढ़ा। अरे सेठ जी वाली गाड़ी फिर से आ गई। उसने कहा अरे मैं आपके बारे में बात कर रहा था, बाबूजी यही हैं। हाँ मैं समझ गया, तू ही था। ये मेरा ऐसा मित्र है कि ये मतलब मंदिर में भी, वहाँ पर भी सेठ जी निराले, मेरे सेठ जी, मेरे सेठ जी, और सबके सामने ये सेठ जी बोलता है। कई बार बोला बाबा श्याम, बोला कर नहीं बोलता, सेठ जी बोलता है। मैं तभी अंदाज़ा लगा रहा था कि भाई तेरे से जैसे मेरी इत्तेफाकन मुलाकात हुई, क्या पता मेरे दोस्तों की भी ऐसे ही हो रही हो मुलाकात। अब ये बाबा श्याम के सामने पहुँचे, इसने अरदास लगा दी कि बाबा इसी तरह की कृपा बनी रहे, समस्या ना आए और मैं अपने माता पिता और अपनी धर्मपत्नी को खुश रख पाऊँ, कोई समस्या ना आए, ये तीनों खुश रहें, और मेरे से कभी कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना बाबा जी। बाबा जी ने जी सुन ली। अब ये सभी लोग जब वापस आ गए हैं, दिल्ली वापस आ गए, तो सेठ जी ने इसे कुछ जो इसका किराया बनता था वो और थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दिए। ये किस लिए? एक फ़ोन खरीद, क्योंकि देख हम घर पर करेंगे, कोई तुझे बताएगा नहीं बताएगा, तो सबसे पहले एक छोटा सा फ़ोन अपने पास होना चाहिए। व्यापार कर रहा है, बस चला रहा है, तेरे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा बेटा, कैसे लोग तेरे तक पहुंचेंगे? हाँ भाऊजी ठीक कह रहे हो, तो एक काम कर। उन्होंने अपने ड्राइवर का फ़ोन लिया और उसे दे दिया कि ले, और पैसे दे दिए ड्राइवर को, तू भी खुश रहे। अरे उसमें मेरा नंबर तो है, मतलब आप बाबूजी कैसी बात कर रहे हो? कोई नहीं, नंबर तू दूसरा ले लियो और सिम निकाल के से दे दे बच्चे को। वो कहने लगा कि लेकिन अरे तू, मैं कह रहा हूँ ना। उसने सिम निकाल के दे दी, नंबर ले लियो भाई। अगले दिन नंबर ले लिया और पहला फ़ोन उन्हें करा बाबूजी को कि ये मेरा नंबर है। उन्होंने कहा अच्छा किया तूने मुझे फ़ोन किया बेटा, ऐसा है मेरे घर से 3 घर छोड़कर जो घर है ना वो लोग जाएंगे, ठीक है, रात को बस वहाँ पे ले आइयो। और कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? क्या बाबा श्याम दरबार जाना और कहाँ जाना है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। महीने में कम से कम 15 बार ये बाबा श्याम दरबार हो आया। और अब ये हाल है कि अगर खाटू जाना है तो ये जो छोटे वाले भाई साहब है ना अनुज, इनका नंबर लगाना है। बाबा की ऐसी कृपा हुई भाई साहब, 3 महीने बाद एक और गाड़ी खरीद ली गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई भाई साहब कि 3 महीने बाद एक और गाड़ी खरीद ली गई। अब आप सोच रहे होगे कि नितिन भाई यहाँ पे एडिटिंग में दिक्कत आ गई, आपने बात ये 2 बार बोल दी है। ये गलती से नहीं बोला मैंने, ये बाबा ने चमत्कार ही 2 बार कर दिया भाई। बोलो जय श्री श्याम। 6 महीने में 2 गाड़ी अलग से, और आज की डेट में भाई साहब इस बात को तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं और भाई के पास 18 गाड़ियां हैं।
वो घर ये छोड़ चुका है। और हाँ, अकेला नहीं गया है, अम्मा, बाबूजी और धर्मपत्नी ये तीनों हैं इसके साथ। और वो जो इनका घर था बढ़िया वाला, उससे तकरीबन 2 या 2.5 गुना बड़ा घर है। घर में लग्जरी गाड़ी 3 है और बस तो है ही। और वो जो भाई साहब हैं जो मिले थे, वो ये मानिए कि इसके लिए बाबा शाम बनकर ही आए थे। क्योंकि सेठ जी देखो खुद, मतलब सेठ जी बोल रहा हूँ, मतलब बाबा शाम ना खुद आते हैं नहीं आते हैं, आप इस बात को समझ नहीं पाओगे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो अपने ऐसे ऐसे भक्त को भेज देते हैं, ऐसे ऐसे जो उनके परिवार के लोग हैं उनको आपके इर्द गिर्द ज़रूर लाते हैं। बस आपने पहचानने की देर कर देनी होती है, और अगर सही टाइम पे पहचान लिया तो भाई कमाल होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नहीं पहचान पाए, आपने दामन थामा ही नहीं, तो भैया जैसे चल रहे हो वैसे ही चलोगे। इनकी धर्मपत्नी ने हमें कहा कि अगर आप हमारी कहानी सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बस उन लोगों के नाम मत बताइएगा, क्योंकि वो आज भी वैसे ही व्यवहार रखते हैं। वो अलग बात है कि इनका पैसा या इनकी तरक्की देखकर अब वो सामने नहीं, लेकिन हाँ, पीठ पीछे आज भी वैसे ही है। तो मैंने, आपने ध्यान होगा, पूरी कहानी में उनमें से किसी का भी नाम नहीं बताया है। प्राइवेसी मैटर करती है, जिसको कहानी में अपना नाम रखना है रखे, नहीं रखना ना रखे। लेकिन अगर हमें ये कहा जाता है कि प्लीज़ ये चीज़ नहीं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए, नहीं करिए एक अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।